मॉर्निंग बच्चों। आज हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो सेकंड बुक का है वो पढ़ेंगे। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो मैं आपको ब्रीफ में ज़रा बता देती हूँ कि 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद होने के साथ साथ हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान राष्ट्र सामने आया। पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र अस्तित्व में आया, इस जिसे धार्मिक आधार पर बनाया गया था, जो एक इस्लामिक कंट्री था, और भारत जो कि दूसरा राष्ट्र है, इसमें धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता अपनाई गई क्योंकि भारत में लोग हर धर्म, जाति और संस्कृति के थे। पाकिस्तान में लोग मुस्लिम जो थे, हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद उन्हें वहाँ भेजा गया। इस अध्याय में हम जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद की जो घटनाएं घटी या उसके बाद जो हमारे सामने जो भारत के सामने चुनौतियां आई उन सब से कैसे निपटा गया, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हाँ, आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे कि भारत के सामने जो 3 मुख्य चुनौतियां आई उनसे हमने कैसे निपटान किया, उन सब का निपटान कैसे हुआ। और इस चैप्टर के द्वारा हम पढ़ेंगे आज़ादी मिली लेकिन बंटवारा हमारे साथ हुआ। जैसे ही आज़ादी मिली बंटवारा हुआ, बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए। इस घटना में धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर भी आंच आने लगी थी। क्यों? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसमें सभी धर्मों के लोग बसते हैं। देसी रियासतों का भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना ज़रूरी था, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तब छोटी बड़ी मिला के 565 रियासतें थी जिनको भारत संघ का अंग बनाना था और भारत को एकता के सूत्र में पिरोना था। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग थी। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए मतलब अलग अलग भाषा धर्मों के लोगों को ध्यान में रखते हुए भारत को एकता के सूत्र में पिरोना एक बड़ी चुनौती थी। यह हमारे इस चैप्टर में जिसे हम पढ़ेंगे, ये फर्स्ट चुनौती है कि भारत को एकता के सूत्र में पिरोना। दूसरी चुनौती थी कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करना, और तीसरी मेन चुनौती थी कि विकास कैसे किया जाए। नया नया भारत आज़ाद हुआ था और भारत के सामने इतनी परेशानियां थी कि उन सब को निपटाते हुए भारत का विकास करना, और इस विकास में साथ साथ गरीब कमज़ोर वर्गों का भी खास ख्याल रखना। अब आता है चैप्टर। अब पढ़ते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, हमारे अध्याय का नाम है, और नए राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां आई। इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, जो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी और आपको साथ साथ ही उनको याद करते चलना है। सन 1947 के 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, मतलब 14 और 15 अगस्त की आधी रात को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के साथ साथ जैसे ही बंटवारा हुआ, भारत का बंटवारा होने के बाद एक नया राष्ट्र सामने आया जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान अस्तित्व में आ चुका था और भारत आज़ाद हो चुका था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी रात को संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया जिसका नाम था भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इस भाषण के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है कि भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण किसने दिया, या इस तरह से आएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण जो दिया वो कब दिया और वो भाषण कौन सा था। तो भाषण का नाम है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से उसका आंसर लिखना है। अब हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अपने इतिहास की पुस्तकों में भी पढ़ा होगा कि आज़ादी की एक लंबी लड़ाई चली, लंबी लड़ाई के बाद हमें आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद जब हमें आज़ादी मिल चुकी थी तो 2 बातें ऐसी थी जिस पर सबकी सहमति थी। पहले तो यही कि आज़ादी के बाद देश का शासन जो है वो लोकतांत्रिक आधार पर चलाया जाएगा। दूसरे कि जो सरकार काम करेगी वो सबके भले के लिए करेगी और गरीब और कमज़ोर वर्गों का खास ख्याल इसमें रखा जाएगा। देश आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का अब वक्त आ गया था। यह कोई आसान काम नहीं था। हम सब जानते हैं इतने बड़े देश में जहाँ धर्म, संस्कृति, भाषा सब अलग अलग हैं लोगों के, उनके बावजूद भी उन सब को इकट्ठा रखना और सबके बीच भारतवासी होने की भावना को पैदा कर देना और हम सब भारतीय एक हैं ये भावना लाना
और देश को एकता के सूत्र में पिरोना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस वक्त जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में जो हालात थे, उस वक्त ऐसे हालातों में अब से पहले कोई भी राष्ट्र आज़ाद नहीं हुआ था कि जिसमें इस तरह बंटवारा हुआ और इतनी बड़ी त्रासदी हमने झेली। ये कोई आसान काम नहीं था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। विस्थापन मतलब कि जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया था, पाकिस्तान बना था, तब यहाँ के जो मुस्लिम लोग थे उनको वहाँ पर विस्थापित करना था, पाकिस्तान भेजना था, और पाकिस्तान से जो हिंदू लोग आ रहे थे या अलग धर्मों के लोग आ रहे थे उनको भारत में बसाना था। ये बहुत बड़ा एक संकट खड़ा हुआ था। इस संकट को निपटाने के लिए जो लोग विस्थापित होकर आए उनको शरणार्थी शिविरों में रखा गया। शरणार्थी शिविरों में उनको तब तक रखा गया जब तक कि उन्हें पूर्ण रूप से यहाँ जगह देकर बसाया ना गया। अब आती हैं हमारी 3 मुख्य चुनौतियाँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पहली चुनौती भारत को एकता के सूत्र में पिरोना थी। पहले हम इसी चुनौती के ऊपर बात करेंगे और इसी चुनौती के बारे में पढ़ेंगे। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख चुनौती थी। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत के इन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह से एक साझे इतिहास और साझी नियति के फलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्याय में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। पहले गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 1950 के अवसर पर टिकटें जारी की गई थी। डाक टिकटें होती है, वैसे टिकटें जारी की गई थी और उन 3 टिकटों पर उस समय जो मेन 3 चुनौतियां थी उनका डिज़ाइन बनाया गया था। अब आता है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। अब मैंने बताया कि 14 और 15 अगस्त की आधी रात को हमें आज़ादी मिली और साथ ही भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांटा। आपने इतिहास की पुस्तक में भी उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा होगा जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार ही भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कुछ ऐसे बदलाव आए जिससे कांग्रेस और मुस्लिम के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों पर जोर रहा। नतीजतन ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की मांग जो थी वो मान ली गई और पाकिस्तान बना दिया गया। विभाजन की प्रक्रिया। फैसला हुआ अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया गया। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना, अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जहां पर मुस्लिम अधिक संख्या में होंगे वे इलाके पाकिस्तान बना दिए जाएंगे और शेष हिस्सा भारत कहलाएगा। यह बात बड़ी आसान जान पड़ती है लेकिन अमल में लाना इसको आसान नहीं था। पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। ऐसे 2 इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा पूर्व में था। ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों को जोड़कर एक कर दिया जाए। इसे देखते हुए पाकिस्तान 2 इलाके शामिल होने पड़े, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया। इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल
हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अब आता है तीसरी और विकट थी समस्या, जो हमारी तीसरी और विकट समस्या थी वो ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा। इसमें जिले और इससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह भी नहीं पता था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। अब खुद सोचो कि अगर रातों रात आपको ये बोल दिया गया कि जहाँ आप रह रहे हैं कि वो कोई और राष्ट्र बन गया, कोई और देश बन गया है और आप अपने ही घर में विदेशी बन गए हैं, तो कैसा फील होगा? उस समय की जो बात थी वो यही थी। इसी समस्या से जुड़ी चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो संख्या में कम हो। मान लो आपके जहाँ आप रहते हो, जिस इलाके में रहते हो, जिस सेक्टर में रहते हो, वहाँ पर ज़्यादातर संख्या में मुसलमान हो और कम संख्या में हिंदू हो, तो हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हो गए और मुसलमान जो हैं वो बहुसंख्यक हो गए। समझ में आया अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अब आगे चलते हैं। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में है वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से शासंत थे, मतलब सत्ते में थे। मतलब सदमा सा लग गया था बंदों को कि भाई ये हुआ क्या, रातों रात उन लोगों के साथ क्या बीत गई। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस ज़मीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, उसी ज़मीन पर वो विदेशी बन गए। जैसे कि यह बात साफ है कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता। यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही थी। अब तुमने एक मूवी देखी होगी गदर। तुम अगर गदर मूवी देखोगे तो उस गदर मूवी में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी ये त्रासदी। वो मूवी इसी घटना पर बनाई गई है। विभाजन के समय जो त्रासदी हुई थी उसी के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। जिसे नहीं देखी है तो वो देखें। विभाजन के परिणाम। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास में अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरों में यह एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय को लोगों को बेरहमी से मारा। ये सब आप उस मूवी में देखोगे कि किस तरह मारकाट हुई, किस तरह लोगों को सांप्रदायिक झगड़े हुए, किस तरह लोगों को मारा गया, औरतों के साथ गलत व्यवहार हुआ, ज़बरदस्ती औरतों के साथ शादी कर ली गई, उनका धर्म परिवर्तन किया गया। ये सब उस समय की बातें हैं जब विभाजन हो गया था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा था। अब आगे पढ़ते हैं। जो स्थानांतरित होकर जो लोग आए उनको शरणार्थी शिविरों में रखा गया। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि और फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघुकथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया है। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को भी अभिव्यक्त किया है। विभाजन की विपत्ता का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते थे। इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और
पुलिस के वायंत्रों का भी बंटवारा हुआ, सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदायों का यह एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर-बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था, पर क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करेगा। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थी। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश कर रहे थे, लामबंद इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे। मतलब वो सभी को समान, चाहे वो धार्मिक आधार पर कोई भी हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, सबको एक समान भारत में समझा जाएगा, इसकी कोशिश कर रहे थे। चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो, वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायी और दूसरे धर्म अवलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए अथवा किसी एक धर्म के विश्ववासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता हो। वे मानते थे कि नागरिक चाहे किसी धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। अब आता है रजवाड़ों का विलय। क्योंकि भारत आज़ाद हो गया, अब जो पहली परेशानी थी उस जो विभाजन के साथ जो परेशानियां खड़ी हुई शरणार्थियों की, इन सब को साथ साथ समेटने के साथ उसके बाद आता है रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों मैंने बताया, रजवाड़े की उस टाइम पर जब भारत आज़ाद हुआ तो छोटी मोटी मिलाकर 565 जो रियासतें उस टाइम थी, उन सबको भारत में मिलाना था। और इस मुश्किल कार्य को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा करके दिखा दिया। उनकी कोशिशों से रजवाड़ों का विलय भारत संघ में हो गया। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहे कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी। इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य में 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। समस्या: आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। इसका मतलब यह मान लिया गया कि सभी रजवाड़े जो थे उनके अपने अधिकार हो जाएंगे। ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेजी राज का नज़रिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी। इसके अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडराने
लगा। अब तुम खुद सोचो, अगर राजाओं को हक दे दिया जाए कि भाई वो अपना शासन, अपने क्षेत्र का शासन अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो क्या वो भारत का अंग बन जाएंगे? नहीं। और हमें क्या करना था? हम लोगों को भारत को एक संघ बनाना था, भारत को एक बनाना था, ना कि अलग अलग हिस्सों में बंटने देना था। तो जो रियासतें थी उनका विलय कैसे करवाया गया, आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे। समस्या ने जल्दी ही अपने तेवर दिखाने शुरू किए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर ली। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी। मतलब एक को देख के दूसरे ने अपने आप को आज़ाद रखने की सोची। कुछ ऐसे भी थे जो अपनी मर्जी से ही भारतीय संघ का अंग बन गए, लेकिन जो नहीं बनना चाह रहे थे, जो भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे, पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, उसको भी सुधारा गया, उन सब चीज़ों को भी बदला गया और उनको भारत का अंग बनाया गया। हम यही चीज़ें आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सरकार का नज़रिया। छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बंट जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। आज यह आसान जान पड़ सकता है, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय की। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। देसी रजवाड़ों को इस चर्चा से तीन बातें सामने आती हैं। देसी रजवाड़ों की इस चर्चा से तीन बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात यह है कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार का रुख लचीला था और कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचातान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो उठा था। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े, जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय में पढ़ेंगे। कश्मीर के विलय के बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। अब यहाँ एक छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि विलय का सहमति पत्र क्या था, या जो सहमति पत्र हस्ताक्षर किया गया था उसका नाम क्या था वह पत्र। सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको ये करना है। बेटा आज हम इस वीडियो में यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद आती है रियासतों का एकीकरण। हैदराबाद का, मणिपुर का, जूनागढ़ का, इन सभी का हम एक एक छोटी छोटी वीडियो में पढ़ेंगे कि हैदराबाद का विलय कैसे हुआ। ठीक है।